अक्सर हम अपने रोजमर्रा के कामों के लिए किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं, कोई सामान खरीदते हैं या किसी भी तरह के लेन देन के बदले में हम उस व्यक्ति को चेक देते हैं और सामने वाला किसी भी कंडीशन की वजह से अगर हमारा चेक बाउंस हो जाए तो हम पे अनावश्यक मुकदमे का भार डाल देता है, हमें कोर्ट कचहरी खींच लेता है। तो किसी भी व्यक्ति को आपको चेक देते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, चेक देते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखना चाहिए जिससे कि आप अनावश्यक चेक बाउंस के किसी भी मुकदमे से बच सकें और आपको हैरेसमेंट का सामना नहीं करना पड़े। कुछ दिन पहले मैंने एक अन्य वीडियो बनाया था जिसमें चेक बाउंस चेक को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस विषय पर था, और ये उल्टा है उस विषय पे है कि चेक देते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल, नॉलेजेबल और काम का होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि चेक देते वक्त अगर आप कोई गलतियां करते हैं तो वो गलतियां करने से आप बच सकेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारा आपसे यह निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। कई बार आप ऐसी जरूरत की वजह से किसी व्यक्ति को चेक देते हैं, कैश नहीं दे पाते और किसी कारणवश अनावश्यक गलती की वजह से वो आपका चेक बाउंस हो जाता है। आप गुनहगार नहीं हैं लेकिन आप गुनहगार साबित हो जाते हैं क्योंकि आपने उस व्यक्ति को चेक दिया था। वैसे दो तरह के इंसान होते हैं जो चेक का दुरुपयोग करते हैं। पहले वो होते हैं जिनको पहले से ही पता होता है कि हमें चेक को बाउंस करवाना है, धोखाधड़ी की उनकी नीयत शुरू से ही होती है और उनकी मानसिकता सिर्फ चेक को देकर किसी भी तरह की धोखाधड़ी करना उनका एक टारगेट होता है। और दूसरे वो व्यक्ति होते हैं जो नेक दिल होते हैं, साफ दिल के होते हैं और उनका मकसद उस व्यक्ति को पैसा देना होता है, लेकिन किसी कारणवश किसी विवाद की कंडीशन में वो चेक बाउंस होने पर अनावश्यक आप मुकदमे का शिकार हो जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उन व्यक्तियों के लिए है जिनका मकसद किसी को भी धोखा देना नहीं है, किसी को भी गलत चेक देना नहीं है, लेकिन अनावश्यक कारणों की वजह से वो मुकदमे का शिकार हो जाते हैं। तो उनको चेक देते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसी क्या बातें समझ में रखनी चाहिए जिससे किसी भी व्यक्ति को वो अगर चेक देंगे तो न तो वो बाउंस होगा और न सामने वाला आप पर मुकदमे का भार डाल सकेगा। आगे बढ़ने से पहले आपको ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को चेक दिया है और अगर वो बाउंस हो गया है तो नेगोशिएबल एक्ट 138 के तहत आप उस चेक को देने की वजह से दोषी पहले से ही हो जाते हैं, गुनहगार पहले से ही समझ लिए जाते हैं। सामने वाले व्यक्ति को सिर्फ यह साबित करना होता है कि आपने उस व्यक्ति को चेक दिया है और इतने रुपए का दिया है और वो चेक रिटर्न हो गया, बाउंस हो गया है। और कोर्ट 5% मामलों में आपको फेवर करेगा, 95% में उस व्यक्ति को फेवर करेगा जिस व्यक्ति के पक्ष में आपने चेक को दिया था। और अगर ऐसी परिस्थिति बन गई है कि आपके विरुद्ध कोर्ट में मुकदमा दायर हो जाए तो फिर आपको अपने बचाव में बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपको अपनी निर्दोषता साबित करनी पड़ेगी। वहीं पर उस व्यक्ति को जिसको आपने चेक दिया है उसको सिर्फ ये साबित करना है कि आपने उस व्यक्ति को चेक दिया था। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके खिलाफ कोई केस नहीं हो तो आपको अपनी निर्दोषता साबित करनी पड़ेगी और आप वो सिर्फ ये बोलकर साबित कर सकते हैं कि फला व्यक्ति को जिस पेटे आपने चेक दिया है उस पेटे उस व्यक्ति से आपकी किसी भी तरह की कोई लेनदारी देनदारी नहीं बनती थी। अगर आप ये साबित कर देते हैं तो आपका काफी अच्छा बचाव हो सकेगा, वरना आप चेक बाउंस के मामले में अनावश्यक उलझ जाएंगे। अब आपको जो पहली बात ध्यान रखने लायक है, किसी भी व्यक्ति को चेक देते समय तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी कारण से अगर आपको किसी को कोई रुपया देना है तो आपको वो रुपया कैश दे देना चाहिए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर देना चाहिए, लेकिन किसी भी सूरत में आपको चेक देना ही नहीं चाहिए। क्योंकि आपने चेक काट के दे दिया है, उस पे सिग्नेचर कर दी है, अमाउंट भर दिया है, अपने हाथ काट के दे दिए हैं, तो आपको वो उस व्यक्ति को पैसा देना ही पड़ेगा। अब अगर किसी कारणवश वो चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, आप उस व्यक्ति को पैसा नहीं दे पाते हैं और वो इस कारण से कोर्ट में चला जाता है तो आप पर अनावश्यक मुकदमे का भार आ जाएगा, आपको मुकदमा झेलना पड़ेगा, बार बार पेशी पे जाना पड़ेगा। इससे आपका अनावश्यक समय खराब होगा, अनावश्यक पैसे खराब होंगे और अंत में आपको वो पैसा उसको देना ही पड़ेगा। और चूंकि इसमें क्रिमिनल केस लगता है, फौजदारी मुकदमा होता है, ऐसे मुकदमों का निपटारा थोड़ा जल्दी हो जाता है तो आपको उसको पैसा देना ही पड़ेगा, हर्जाना भी देना ही पड़ेगा। और कोर्ट में अगर उस व्यक्ति ने ये साबित कर दिया कि आपने वो चेक उसको दिया था, उतने पैसे उसको लेने थे और आपने जानबूझकर उस चेक को बाउंस करवाया, यानी कि वो पैसा उसको नहीं दिया, आपको हर्जाने के स्वरूप कोर्ट डबल पैसे का चार्ज आप पर लगा सकता है, साथ ही साथ कोई पेनल्टी या सजा का प्रावधान भी कर सकता है। तो इससे बेटर यही है कि किसी भी सूरत में किसी भी व्यक्ति को चेक देने से आपको बचना चाहिए।
ताकि सामने वाला उसका दुरुपयोग न कर सके या किसी भी कंडीशन से चेक बाउंस होने की दशा में आपको बार बार कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने न पड़े। इससे बेहतर है कि आपको चूंकि उसको पैसा देना ही है तो आप अन्य तरीकों से दे सकते हैं। अब आप आगे ये कहेंगे कि कई ऐसे मामले होते हैं जिसमें चेक देना जरूरी होता है, कोई लोन लेते हैं, कोई अन्य काम होता है तो उसमें चेक देना ही पड़ता है, तो ऐसी सूरत में क्या करें? तो ऐसी सूरत में आप चेक देने से बच सकते हैं और उसके बदले में आप चाहें तो कोई लिखित में लिखापढ़ी कर सकते हैं, कोई रसीद बना सकते हैं और उसमें डेट का हवाला देकर उससे पेमेंट लेने का टाइम ले सकते हैं और उस टाइम के गुजरने तक उस व्यक्ति को वो आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में अगर उस व्यक्ति को उस वक्त आप पेमेंट नहीं कर पाए और आपने जो एग्रीमेंट या लिखापढ़ी की थी उसका आपने उल्लंघन कर लिया है, तो ज्यादा से ज्यादा वो व्यक्ति आप पर दीवानी मुकदमा करेगा, सिविल कोर्ट में जाएगा और सिविल कोर्ट का मुकदमा 4 से 5 साल तक चलता है, लंबा चलता है। वहीं चेक बाउंस के मुकदमे जो कि फौजदारी क्रिमिनल मुकदमे होते हैं वो 1.5 साल में निपट जाते हैं। तो दीवानी मुकदमा होने की वजह से 4-5 साल के समय में आपको उसका सेटलमेंट करने का टाइम मिल जाएगा, आप उस विवाद को सुलझा सकते हैं। वहीं पर अगर चेक बाउंस का एनआई एक्ट का फौजदारी मुकदमा हुआ तो आपको समय कम मिलेगा और उसमें हार जाने के स्वरूप आपको डबल पैसा भी देना पड़ सकता है। तो इससे बचने के लिए जहां तक हो सके आप चेक न दें और हो सके तो कोई लिखापढ़ी या एग्रीमेंट कर लें। अब आपको आगे जो बात ध्यान रखने लायक है वो ये है कि जिस व्यक्ति को आपको चेक देना पड़े तो उस व्यक्ति के नाम के आगे उसका अकाउंट नंबर आप जरूर मेंशन कर दें और अकाउंट नंबर मेंशन करने से आपको ये फायदा होगा कि वो अकाउंट नंबर से आपको ये पता चल जाएगा कि उसका बैंक अकाउंट कौन सी सिटी में है, कौन सी जगह पे है। क्योंकि कई बार किसी व्यक्ति को आप चेक देते हैं तो उसका अकाउंट अन्य सिटी में होता है और उस चेक को वो अपनी अन्य सिटी में ले जाकर अपनी बैंक के ब्रांच में उसको डिपॉजिट करता है और अगर चेक वहां पर बाउंस हो जाता है तो वो मुकदमा भी आपको उसी एरिया में, उसी जगह पे आपके ऊपर लगाएगा। ऐसी कंडीशन में आपको अनावश्यक उस सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे, वहां पर आपको अनावश्यक अपना काम धंधा छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आपके खिलाफ वारंट जारी हुआ है तो वहां पर आपको अपनी जमानत भी करवानी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप बहुत बड़ी मुश्किलों के शिकार हो जाएंगे। वहीं आपने ये ध्यान करके दिया कि आपकी लोकल सिटी का आपने उस व्यक्ति को चेक दिया है तो आप पे अगर अनावश्यक मुकदमे का भार पड़े भी तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। लोकल सिटी में आपके भी जानने वाले होते हैं, मिलने वाले वकील वगैरह होते हैं, तो इन सब की मदद लेकर आप उस मैटर को अपनी सिटी में सुलझा सकते हैं। लेकिन बाहर की सिटी का मैटर होगा तो वहां पर आपको अनावश्यक बहुत सारी मुश्किलें झेलनी पड़ेगी। अब सवाल ये आता है कि सिर्फ अकाउंट नंबर लिखने से आपको कैसे पता चलेगा कि वो अकाउंट किसी बाहर सिटी का है? तो आपको जिस व्यक्ति को चेक देना पड़े आपको उस व्यक्ति से उसकी बैंक डिटेल मांग लेनी चाहिए, आपको उसकी ब्रांच पूछ लेनी चाहिए या हो सके तो उसकी किसी चेकबुक को लेकर आपको उसकी कॉपी मांग लेनी चाहिए ताकि आप उसको कह सकें कि मैं आपके नाम से चेक बना देता हूं तो आप मुझे अपनी बैंक डिटेल को सेंड करें। उसको देखकर आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा आप जिस व्यक्ति को चेक दे रहे हैं उसका ब्रांच कौन सी सिटी में है और अगर उसका ब्रांच किसी बाहर सिटी में हो तो ऐसे किसी भी व्यक्ति को आपको चेक नहीं देना चाहिए। जहां तक हो सके उस व्यक्ति की लोकल ब्रांच में उसी ब्रांच का चेक आपको देना चाहिए और उसके अकाउंट नंबर आपको अपने चेक में मेंशन करके देने चाहिए। अब नेक्स्ट जो सावधानी रखने की जरूरत है वो ये है कि कई व्यक्ति जो चेक देते हैं वो जानबूझकर अपने चेक को गलत साइन कर देते हैं या घुमा फिरा कर साइन कर देते हैं, वैसा साइन नहीं करते जैसा उनकी बैंक के अकाउंट में होता है। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि वो उस व्यक्ति को वो पैसा देना ही नहीं चाहते और जब वो चेक रिटर्न होता है, बाउंस होता है, तो सामने वाला आपके खिलाफ कोर्ट में जाएगा और वहां पर जाकर आपके खिलाफ फौजदारी मुकदमा दायर करेगा। वहां पर कोर्ट आपको उस सिग्नेचर के बारे में जरूर पूछेगा और आप कहेंगे कि ये सिग्नेचर मेरे नहीं है, मेरा चेक चोरी हो गया था, मेरी चेक बुक चोरी हो गई थी या ये चेक बुक इसने चुरा कर अन्य व्यक्ति से सिग्नेचर कराए हैं। आप अपने सिग्नेचर से मुकरने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कोर्ट उस चेक पे आपने हस्ताक्षर किए हैं या नहीं किए हैं इसकी सत्यता की जांच करने के लिए उस चेक को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में सिग्नेचर को चेक करने के लिए भेजेगा और आपने चाहे कितने ही घुमा फिरा के साइन किए हों लेकिन लिखावट आपकी है ये फॉरेंसिक जांच में सामने आ जाता है। कोर्ट ये सिद्ध कर देगा कि सिग्नेचर आपने जानबूझ के आधे अधूरे या घुमा फिरा के किए हैं, गलत किए हैं, तो आप पे डबल चार्ज लग जाएगा। जहां पर एनआई एक्ट में सिर्फ फौजदारी मुकदमा होता है और बार बार आपको पेशी पे जाना पड़ता है, लेकिन अगर
कोर्ट में ये सिद्ध हो गया कि आपने चेक में धोखाधड़ी करके गलत साइन किए हैं, तो आप पर 420 के तहत एक नया मुकदमा दायर हो जाएगा और इस चक्कर में आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो आप एक चेक देने के चक्कर में दो मुकदमों का सामना करना आपको पड़ेगा। तो जब आपको किसी व्यक्ति को चेक देना ही है तो आपको इस बात को अच्छे तरीके से समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को आपको पेमेंट आज ही देना है और उतना पेमेंट आपके अकाउंट में उस वक्त होना चाहिए जिस वक्त आप चेक दे रहे हो। अन्यथा आपको किसी भी व्यक्ति को चेक देने से बचना चाहिए और जहां तक हो सके आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देना चाहिए। NEFT, RTGS या पे ऑर्डर के जरिए पेमेंट दे देना चाहिए और चेक देने से बचना ही चाहिए। और अगर आपकी नीति चेक देते वक्त साफ सुथरी है तो आपको अपने अकाउंट में उतना अमाउंट डालकर उसको भूल जाना चाहिए ताकि वो चेक क्लियर हो सके। इसके बाद दोस्तों जो बात ध्यान में रखने लायक है, किसी भी व्यक्ति को चेक देते समय तो आपको जिस व्यक्ति को आपको चेक देना है तो उसकी आपके प्रति लायबिलिटी क्या है, आप उसको किस वजह से चेक दे रहे हैं। वो आपने पैसे मांगता है, आपने उधार लिया है, या आपने कोई सामान खरीदा है, या कोई वजह से आप उसको पैसा दे रहे हैं, या आपने कोई चीज खरीदी है और उसकी इनवॉइस के बदले आप उसको पैसा दे रहे हैं, या आपने उस व्यक्ति से लोन लिया था और उसको चुकाने के लिए आप उसको चेक दे रहे हैं। इसके अलावा हो सकता है कि आप किसी चीज का रेंट उसको दे रहे हो और उसके बदले में चेक दे रहे हो। तो ये तमाम तरह की सारी चीजें आपको उसमें शो कर देनी चाहिए कि फला वजह से मैंने इस व्यक्ति को इतने रुपए का चेक इस दिनांक को दिया है, और ये सब लिखकर आप नीचे अपने सिग्नेचर करके उस व्यक्ति को चेक दें। कई बार होता यह है कि आपने किसी व्यक्ति से कोई सामान खरीदा था, उसके बदले में आपने उसको चेक दिया और चेक रिटर्न होने की वजह से चूंकि आपने चेक के पीछे वजह नहीं लिखी थी तो वो व्यक्ति आप पे झूठा मुकदमा ये कहकर दायर कर सकता है कि आप को उस व्यक्ति ने पैसे उधार दिए थे और आपने उस उधारी के बदले उसको वो चेक दिया था और वो चेक रिटर्न हो गया। इस प्रकार से आपने उधारी के पैसे उसको नहीं चुकाकर उसके साथ धोखा किया है। तो इससे आप अनावश्यक मुकदमे का भार आपको सहना पड़ेगा और अनावश्यक झंझटों का आपको सामना करना पड़ सकता है। अब आगे की बात जो ध्यान रखने लायक है वो ये है कि कई व्यक्ति किसी को जब चेक देते हैं तो विश्वास में आकर उसको साइन करके ब्लैंक चेक दे देते हैं और उसको ये कह देते हैं कि आपका जो भी अमाउंट हो उस चेक में आप भर लेना। तो कई बार व्यक्ति धोखा करने की नियत से उस पे बहुत ज्यादा पैसे लिखकर उस चेक को रिटर्न करवा देता है। जानबूझकर धोखा देने की नियत से वो अनावश्यक पैसों का भार आप पर डालकर उस चेक को रिटर्न करा देता है और बाद में आपको अनावश्यक मुकदमों के जाल में उलझा देता है। तो इस चीज से बचने के लिए आपको एक अमाउंट फिक्स कर लेना चाहिए। मन में ये सोच लेना चाहिए कि इतने अमाउंट के लिए मैं उस व्यक्ति को चेक दे रहा हूँ। तो जहां पर चेक अमाउंट भरा जाता है और जहां पर शब्दों में चेक अमाउंट लिखा जाता है उसके नीचे कुछ जगह खाली रहती है, वहां पे आपको ये लिख देना चाहिए नॉट मोर देन इतना रुपया। यानी कि मान लो आपको उसको 20,000 रुपया देना है तो नॉट मोर देन 20,000। तो वो व्यक्ति 20,000 से ऊपर का फिगर उस चेक में भर ही नहीं सकेगा। तो इस वजह से आप उसकी धोखाधड़ी करने से बच जाएंगे और वो अनावश्यक पैसों का भार आप पर नहीं डाल पाएगा। अब एक मुश्किल चेक देने वाले के सामने ये आ जाती है कि वो चेक देता किसी को है और वो चेक आगे से आगे तीसरे आदमी के पास पहुंच जाता है और वो तीसरा आदमी अगर चेक रिटर्न हो गया है तो आप पे मुकदमे का भार डाल देगा। और चूंकि आपका और उसका कोई लेन देन नहीं है लेकिन वो किसी अन्य सिटी में रहता है तो आपको उसकी सिटी में चेक बाउंस होने की कंडीशन में बार बार पेशी पे जाना पड़ेगा और बार बार अनावश्यक उस सिटी के चक्कर काटने पड़ेंगे। एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए आप ए व्यक्ति हैं और बी व्यक्ति से आपका लेन देन है और बी व्यक्ति को आपको उस पैसों के बदले में लेन देन के बदले में चेक देना है और आपने उस व्यक्ति को चेक दे भी दिया लेकिन उसका नाम भर के आपने नहीं दिया, खाली चेक दे दिया। अब चूंकि बी व्यक्ति का सी व्यक्ति से कोई लेन देन है तो चूंकि आपने उस चेक पे नाम नहीं भरा है, खाली दिया है, तो वो व्यक्ति उस चेक को एज इट इज सी व्यक्ति को दे देता है और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है तो सी व्यक्ति ए व्यक्ति पर सारा भार डाल देगा और मुकदमे के तौर पर उस व्यक्ति को उलझनों का सामना करना पड़ेगा और आपको ये साबित करने में कई मुश्किलें आएगी कि आपका यानी कि आप ए हैं तो आपका सी से कोई लेना देना ही नहीं था। और जब तक आप इस बात को साबित करेंगे तब तक आप काफी हजारों रुपए से टूट चुके होंगे और आपके काम का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होगा। तो अगर आप ए हैं और बी को चेक दे रहे हैं तो बी का नाम आपको भर के ही देना है, आपको खाली चेक किसी भी सूरत में नहीं देना है ताकि वो चेक अन्यत्र किसी व्यक्ति को न जा पाए और वो व्यक्ति आपको अनावश्यक मुकदमों में ना उलझा पाए। अब इसके बाद ये बात आती है कि कई कंपनियां ऐसी होती हैं जो कि डूबने के कगार पे होती हैं, उनका बड़े बड़े लेन देन चलते हैं और उनकी ऑथराइज सिग्नेचरी करने के लिए बोर्ड में डायरेक्टर होते हैं, बड़े अधिकारी होते हैं और आप अगर उस
उस बोर्ड में अधिकारी हैं और आपके सिग्नेचर से उस कंपनी के चेक जारी होते हैं और वो कंपनी मान लीजिए डूबने के कगार पे है, तो अगर आपने अपने सिग्नेचर से उस कंपनी के बिहेव पे किसी भी व्यक्ति को कोई चेक दिया और वो रिटर्न हो गया, तो वो व्यक्ति चेक बाउंस का मुकदमा आपके ऊपर डालेगा, न कि आपकी कंपनी के ऊपर डालेगा, क्योंकि सिग्नेचर आपने किए हैं। अगर आपको वो कंपनी छोड़नी पड़े या वो कंपनी बंद हो जाए और ऐसी स्थिति में अगर आपके पास नौकरी भी न रहे, तो उस कंडीशन में आपको अनावश्यक कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे और अनावश्यक हैरेसमेंट का शिकार होना पड़ेगा। तो हो सकता हो तो ऐसी किसी कंपनी में नौकरी ही न करें जो डूबने के कगार पे हो, और अगर करनी भी पड़े तो ऑथराइज सिग्नेचर करने से आपको बचना चाहिए। ये लायबिलिटीज आपको नहीं लेनी चाहिए। अब दोस्तों, लास्ट और आखिरी मेरा जो सुझाव और सजेशन है किसी भी चेक देने वाले व्यक्ति के लिए, जो उसको ध्यान में रखना चाहिए, वो ये है कि किसी भी लेन देन के लिए अगर आपको किसी भी व्यक्ति को चेक देना पड़े, तो कई लोग जिनके खुद के पास चेक बुक नहीं होती है, तो वो किसी अपनी पत्नी के नाम से, अपनी बेटी के नाम से या अपने बेटे के नाम से या अपने बूढ़े माँ बाप के नाम से उस व्यक्ति को चेक निकाल कर दे देते हैं। और अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है, तो वो व्यक्ति मुकदमे का भार जिसने चेक दिया है उस व्यक्ति पे डालेगा। अब अगर आपके बच्चे ने किया है और वो पढ़ाई करने जा रहा है और अनावश्यक उस पे मुकदमे का भार आ गया है, तो उसकी पढ़ाई का नुकसान होगा। अगर आपकी बेटी है तो वो परेशान होगी, वो अगर बाहर पढ़ने जाना चाहती है तो वो बाहर नहीं जा पाएगी, उसकी पढ़ाई पे रोक लग जाएगी और अनावश्यक रूप से उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे। वहीं पर अगर आपकी पत्नी है तो फिर उसको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। अगर आपके बूढ़े माँ बाप हैं, वो बीमार हैं और वो आना जाना नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके खिलाफ मुकदमा लग गया तो उनको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़ेंगे। तो इन परिस्थितियों से बचने के लिए आपको अपने किसी भी घर के मेंबर्स के चेक किसी भी अन्य पार्टी को नहीं देने चाहिए। जिसकी लायबिलिटी आपके प्रति है उसको आपका ही चेक देना चाहिए, न कि अपने बूढ़े माँ बाप को आप उसमें उलझा दें या अपने पत्नी को या बच्चों को उसमें उलझा दें। आपकी लायबिलिटी अगर बनती है तो उसको आपको ही निभाना चाहिए, और आपको अगर चेक देना पड़े उसके हर जाने के स्वरूप क्या क्या भुगतना पड़ सकता है तो वो आपको ही तय करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको वो सावधानियां बताई जो किसी भी व्यक्ति को अगर किसी शख्स को चेक देना पड़े तो चेक देने से पहले क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाली मुकदमों से या किसी भी विपरीत परिस्थिति से हम बच सकें। और यथासंभव अगर आपको चेक देना पड़े तो आप मन में और दिमाग में ये ठान लीजिए कि इस व्यक्ति को अगर मैं चेक दे रहा हूं तो इतना रुपया मेरे पास होना चाहिए, उतना अमाउंट आपको बैंक में रखकर भूल जाना चाहिए, ताकि आपको इस तरह की कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। कई व्यक्ति जानबूझकर ये सोचकर चेक दे देते हैं कि बाद में चेक देने के टाइम पैसे की व्यवस्था कर देंगे, बाद में वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और चेक बाउंस होता है, आपसे अपराध कारित होता है, और ऐसी कंडीशन में आपको डबल या उससे कहीं ज्यादा हर्जाना भुगतना पड़ सकता है, ज्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं, अनावश्यक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ सकते हैं और तमाम मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा काम क्यों करें कि हमें इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े, क्यों किसी के साथ धोखा करें। और अगर किसी के प्रति हमारी पैसे देने की लायबिलिटीज बनती है तो किसी अन्य तरीके से उसको दे सकते हैं, कैश दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जैसे कि आरटीजीएस, एनईएफटी या पे ऑर्डर के जरिए हम उसको पैसा दे सकते हैं। लेकिन चेक देने की सूरत में आप उसी वक्त अपने बैंक अकाउंट में उतना पैसा डालकर भूल जाइए, वरना किसी भी व्यक्ति को चेक देने से बचें। चेक देने का मतलब है कि आपने अपने हाथ काट के उस व्यक्ति को दे दिए, और अगर आपने तय समय पर उस व्यक्ति को पैसा नहीं दिया तो आपको हर्जाने के स्वरूप डबल या उससे ज्यादा कहीं पैसा देना पड़ सकता है। तो ये तमाम सावधानियां किसी भी व्यक्ति को चेक देते समय ध्यान में रखनी चाहिए। उम्मीद करता हूं इन तमाम सावधानियों को जानकर आप भविष्य में ऐसी किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचे रहेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो एक झट से लाइक जरूर करें। हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इसी तरह की फाइनेंस, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानून और रियल एस्टेट से संबंधित तमाम तरह के नॉलेजेबल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहे। हम आपसे मिलेंगे नए कंटेंट, नए वीडियो और नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।